तो आज हमें पढ़ने हैं किरचॉफ्स के लॉ। और इन्होंने सर्किट को जो एनालिसिस करते हैं कि एक किसी सर्किट को देख के हम उसके अंदर करंट, उसके अंदर पावर और भी बाकी सारी चीजें जो भी हम निकालते हैं वो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ये उन्होंने बताया। तो इन्होंने बेसिकली दो लॉज हमें दिए, और पहला लॉ जो है इसको कहते हैं केसीएल। केसीएल पॉपुलर नाम है उसका, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम इसको किरचॉफ्स करंट लॉ। एक और नाम काफी पॉपुलर है, इसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। ये लॉ की पुरानी एनालॉगी अगर मैं बताऊं कि सोचा कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि साइंटिस्ट एकदम से कुछ चीज सोच लेंगे, है ना। तो हमें पिछली एनालॉगी भी पता होनी चाहिए कि इस साइंटिस्ट ने ऐसा सोच कैसे लिया। तो एनालॉगी आती है हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? क्लास 11th में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ ऐसे थी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है, जो कंप्रेस नहीं होगा, उस फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास चेंज नहीं होगी। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एरिया A1 है, और इस एरिया से अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी V1 है, और फिर दूसरा एरिया हमारे पास A2 है, और इधर से जो वेलोसिटी हमारे पास मूव हो रही है V2 है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर ये फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी सेम है, यहाँ पे अगर A3 होगा तो यहाँ पे कुछ एक नई वेलोसिटी आएगी, वो V3 रहेगा। और रिलेशन काफी आसान था। रिलेशन था कि कुछ पानी हमारे पास यहाँ से आ रहा होगा, कुछ पानी हमारे पास यहाँ से आ रहा होगा, और ये दोनों जब मिल जाएंगे हमारे पास, तो इसका अल्टीमेट पानी हमारे पास यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली बेस्ड थी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, जिसको हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बोलती थी कि A1 V1 प्लस A2 V2 वेलोसिटी है। ये जो मैंने V लिखा है ये वेलोसिटी है, और ये जो A लिखा है ये हमारे पास एरिया है। 1 2 3 बेसिकली ये मैंने सबस्क्रिप्ट में यूज किए हैं, कि मेरे पास जो अलग अलग चीजें हैं उसको शो करने के लिए। तो मेरे पास रहेगा A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल्स टू A3 V3। तो इस इक्वेशन को हम यूज करते थे क्लास 11th में बहुत बारी, ठीक है। अब सिमिलर रूल्स, क्योंकि जब हमने देखा था कि करंट को, जितने भी साइंटिस्ट हमारे पास रहे हैं, करंट को पानी के साथ कंपेयर करते थे, बिकॉज पहले बहुत सारी रिवर्स होती थी, और जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज आप देखोगे पुराने जमाने की, वो सारी रिवर्स के ही आसपास हमारे पास बनी थी, ठीक है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन किसी रिवर के पास ही स्टार्ट होती थी पहले। तो ये भी साइंटिस्ट जो था, ये भी हमारे पास रिवर्स को ही ऑब्जर्व करके इसने देखा कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, और उस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है I1, एक दूसरा सर्किट हमारे पास है, कहीं से कोई दूसरी वायर हमने ली और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2, और ये कहीं पर मिल रहे हैं, और उसके बाद जो करंट है वो आगे की तरफ अगर मेरे पास चल रहा है, तो इसका करंट मेरे पास I3 आएगा। अब ये जो बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास आया, इसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से हम ये कह सकते हैं कि कोई स्प्लिटिंग हमारे पास हो रही है। एक स्पेशल पॉइंट है जहां पे भी हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई स्प्लिटिंग हो रही है, करंट की, चार्ज की, मतलब किसी भी चीज की। कंटेक्स्ट इसका रहता है स्प्लिटिंग का, कि कुछ चीज टूटे या ब्रेक हमारे पास होती है, उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा तुम्हें, ये कीवर्ड हमारे पास है जंक्शन। जंक्शन का कंटेक्स्ट पर बस ये रखो कि हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग होती है, तो हम उसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो एक करंट आया I1, एक और करंट एंटर किया I2, और ये जो बाहर हमारे पास निकल गया I3। तो इसने कहा कि अगर इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज हमारे पास गायब ना हो, जितना चार्ज आ रहा था मेरे पास वायर 1 से, और जितना चार्ज आ रहा था वायर 2 से, अगर ये चार्ज इस जंक्शन पे टकराने के बाद अगर ये गायब नहीं हो रहे हैं, या फिर खराब नहीं हुए, और ये आगे चले गए हैं हमारे पास वायर 3 में, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों करंट जो है इसको ऐड कर दो, I1 प्लस I2, और ये करंट हमारे पास बराबर हो जाना चाहिए I3 के। ये एनालॉगी किरचॉफ ने सोची, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने लॉ दिया, और लॉ बहुत सिंपल है। लॉ हमें कहता है कि एट जंक्शन
सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा इसे कि क्या कहना चाह रहा है। कि ये बोलता है कि आप अगर जंक्शन पे खड़े हो तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, और ये बेसिस अगर इसका पूछते भी हैं कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो हमारे पास है वो कंजर्व्ड है, कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा जंक्शन पे, और कोई नया चार्ज हमारे पास बन भी नहीं रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा। लॉ है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हुआ है इसको मैं बताता हूँ। आप ये जो ऊपर की तरफ वायर था, अगर आप इस पॉइंट पर आके खड़े हो गए, तो आप बस ये देखो कि करंट एंटर कितना किया है। कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, वो बराबर होने चाहिए हमारे पास कौन कौन से करंट एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इनका सम बराबर होना चाहिए हमारे पास जंक्शन में। तो अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, इस जंक्शन पर अगर खड़ा हूं, तो मुझे दिखेगा इस पॉइंट पर अंदर आने वाले करंट मेरे पास है I1 और I2, और बाहर जाने वाला करंट मेरे पास है I3। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी इक्वेशंस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि आई एंटर इज इक्वल टू आई एग्जिट। बट जब मैं मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरे पास कि एट जंक्शन जो सम ऑफ करंट है हमारे पास, नेट करंट का सम जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास ये रहती है कि एट जंक्शन सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लिविंग द वायर। ठीक है, इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, तो एनसीईआरटी से लिखवा देते हैं। ये इसका मतलब है। एक और मैं चीज यहाँ पे बताता हूँ। अगर तुमने कभी रेलवे से सफर किया हो या नहीं भी किया हो, तो तुम्हें पता होगी कि रेलवे स्टेशन हमारे पास रहते हैं। ये मैं तुम्हें अभी इंडिया का रेलवे मैप दिखा रहा हूँ कि कितने स्टेशन हमारे पास हैं। ठीक है, अभी कुछ नए प्रधानमंत्री ने भी स्टेशन जो हैं वो अभी ग्रीन फ्लैग दिया है उनको। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा मैप दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, दिल्ली से start करें, दिल्ली, ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये हमारे पास नई दिल्ली, मैंने ओल्ड दिल्ली मान लिया कि ओल्ड दिल्ली के आगे आपको स्टेशन ही लिखा हुआ है, यहाँ पे जंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, ये JN लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जंक्शन है। बस सिमिलरिटी देखना अभी जंक्शन में, आपको खुद समझ में आएगा कि जंक्शन और नॉर्मल स्टेशन में क्या फर्क है। अब मैं इसी लाइन से चल रहा हूँ, ये ओल्ड दिल्ली जंक्शन आप देखो, इससे इस लाइन से आगे चल रहा हूँ, ये नॉर्दर्न लाइन हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है शादरा जंक्शन। ठीक है, अगर ये जंक्शन है तो इससे दो लाइन स्प्लिट हो रही होगी, यहाँ पे देखना, एक ऊपर की तरफ जा रही है हमारे पास, ठीक है, और एक आगे की तरफ जा रही है। अब मैं अगर आगे जाता हूँ तो मेरे पास ये विवेक विहार जो आया है, ये एक स्टेशन है, नॉर्मल स्टेशन। शादरा जो आया एक नॉर्मल स्टेशन है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये आया साहिबाबाद जंक्शन। ये जंक्शन अगर मेरे पास आया तो यहाँ से एक लाइन और निकल रही होगी, यहाँ पे देखो, इसके पैरेलली एक लाइन जा रही होगी। ठीक है, एक लाइन नहीं चल रही यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्प्लिट होगा ही होगा। फिर इसके और आगे चलते रहो तो यह आया गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पे भी आप देखोगे स्प्लिटिंग हो रही है, दो लाइन अलग अलग हो गई है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, ये एक नॉर्मल स्टेशन मेरे पास है, और बड़े बड़े स्टेशन दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये रेवाड़ी जंक्शन। तो आपको नॉर्मल स्टेशन दिखेंगे और जंक्शन दिखेंगे। जंक्शन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है हमारे पास। कि मैंने यहाँ पे करंट के रेस्पेक्ट में बताया कि मेरे पास करंट स्प्लिट होगा। और अगर रेलवे में भी हम बात करते हैं तो रेलवे में भी हमारे पास कुछ जंक्शंस होते हैं, कुछ स्टेशन होते हैं। जंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास कहीं से रेल गाड़ी आ रही होगी, और उस पॉइंट पर मल्टीपल जगह आप जा सकते हो। जैसे इसी का एक एग्जांपल लेने के लिए, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन होते हैं, तो कई सारे मेट्रो स्टेशन है, और कई सारे मेट्रो स्टेशन के भी जंक्शंस हैं, नाम लेते नहीं उसके जंक्शंस हैं। तो कोई एग्जांपल बता सकते हो अगर आपको कंटेक्ट समझ में आ गया। नव्या तुम बताना एक बार। हम्म। मैंने अभी कुछ कहानी सुनाई ना। हाँ, आपने बोला जंक्शन होता है। हाँ, जंक्शन जहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली मेट्रो में कुछ स्टेशन हमारे पास नॉर्मली होते हैं कि आप तुम खड़ी हो, जैसे कि सेक्टर कौन सा पास में, सेक्टर 10 वाला अगर मैंने मान लिया कि मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, वहां से तुम दो जगह नहीं जा सकते ना, तुम बस एक ही रहेगा कि या तो आगे चले जाओ पीछे चले जाओ। हाँ। बट अगर तुम राजीव चौक पहुंच गई तो राजीव चौक से मल्टीपल जगह हम जा सकते हैं। हम्म।
ठीक है, तो जंक्शन हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से स्प्लिटिंग होती है उसको जंक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ। इस सबको समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल के साथ साथ प्रिंसिपल भी याद करके रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, और इसका प्रिंसिपल का रखने का हमारे पास मेन कंसर्न ये है कि उस जंक्शन पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, यानी कि रुका नहीं, और कोई भी नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक, जैसे हमने मान लिया कि सिक्योरिटी चेक रहता है हमारे पास, तो सिक्योरिटी चेक में इधर से एक पर्सन एंटर करता है और वही पर्सन हमारे पास क्या है, बाहर निकल जाता है। अगर ये सिक्योरिटी चेक में कुछ ऐसा हो कि पर्सन गायब ही हो जाए हमारे पास, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो हमारे पास ये जो कंजर्वेशन हमने रूल लगाया था ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी मान सकते हो इसको कि जंक्शन पे हमारे पास कोई भी चीज नई नहीं आ रही, जो चीज पीछे से आई है उसी चीज को बस ये आगे बढ़ा रहा है। ये हमारे पास जंक्शन है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, बट उससे पहले भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर्किट्स में कि कौन सा हमारे पास जंक्शन है। तो मान लो कि अब तक हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और इसको मैंने एक बैटरी के साथ लगा दिया, एक वोल्टेज V लगा दिया। इसको आप ले सकते हो 6 ओम, इसको ले सकते हो 4 ओम, और इसको ले सकते हो 10 ओम, 10 वोल्ट। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरे के पूरे सर्किट में कोई जंक्शन है? यस या नो? नो सर। अरे है तो थम्स अप कर दो, नहीं है तो थम्स डाउन भी होगा उसके अंदर। कुछ तो रिएक्शन है ना, थम्स डाउन ले रखा है, थम्स डाउन भी होगा। इमोजीज कुछ तो बहुत सारी इमोजीज आ जाती हैं रिएक्ट करने पे। नहीं आ रही? हाँ है तो समझ लो। अरे इतनी टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए, इसमें युवांश ने तो कर दिया है। आयुष्मान, थम्स अप और थम्स डाउन बोला है बस। इसमें नहीं है ना, इसमें कोई भी जंक्शन नहीं है, देर इज नो जंक्शन। यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग हमारे पास नहीं हो रही है, पूरा का पूरा जो करंट हमारे पास चल रहा है वो एक ही लाइन से चलेगा, हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, बट इसमें एक चीज है हमारे पास, इसमें नोड है, नोड। एक और चीज हमारे पास होती है, नोड। नोड सिंपली क्या होती है, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। अब इन सब चीजों की डेफिनेशन कोई आपसे पूछता नहीं है, मैं लिखवा भी सकता हूँ डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बट जिसकी कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं उसकी डेफिनेशन तुम्हें समझनी क्यों है। बस कंटेक्स्ट याद करके रखना है कि अगर मैं जंक्शन कहता हूं तो जंक्शन का मतलब होता है हमारे पास स्प्लिटिंग, और अगर मैं नोड कहता हूं तो नोड का मतलब होता है सिंपली एक कनेक्टिंग पॉइंट। स्प्लिटिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज जंक्शन। ठीक है, वो चाहे रेलवे स्टेशन पे हमारे पास हो या कहीं पे भी हो जहां से आप मल्टीपल जगह पे जा सकते हो, वो हमारे पास जंक्शन है। और नोड का मतलब हमारे पास होता है कि कहीं पे भी हमारे पास कोई कनेक्शंस बन गए हैं, तो वो नोड होता है। ठीक है, कई बार पुलिस वाले भी यूज करते हैं कि इसकी नोड यहाँ पे जा रही है, इसकी नोड यहाँ पे जा रही है, कि इसका एक कनेक्शन हमारे पास यहाँ से बन रहा है, या इस पर्सन का कनेक्शन हमारे पास बन रहा है। इंटरनेट सो अब मैं मानता हूं कि मेरे पास, मैंने बोला नोड, तो नोड हमारे पास होता है कनेक्टिंग पॉइंट। हमें पता है जो रजिस्टर होते हैं वो 2 पॉइंट डिवाइसेस होते हैं, मतलब इसके रेजिस्टेंस, अगर हमें किसी भी चीज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है तो इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे, एक ये और एक ये, पॉइंट 1, पॉइंट 2। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया कि मेरे पास ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का भी मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं ना, जिससे हम रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको नोड कहते हैं। क्या बात समझ रहे हो? ऐसा ही नीचे वोल्टेज में भी मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे भाई, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो ज्वाइन करेंगे ना। अब वो अलग अलग तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि स्विच हमारे पास होता है नॉर्मली, तो स्विच में भी अब एक लेफ्ट साइड का हमारे पास हो, एक राइट साइड का हो, ये भी तो एक नोड ही है, इसको भी तो 2 पॉइंट से किसी ना किसी से तो हम कनेक्ट करेंगे। अगर बल्ब लगाते हैं तो कोई 2 स्विच हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे। क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर। जल्दी जल्दी बोलते रहो, ये इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में कोई टेंशन ना रहे कि कहाँ से किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थम्स अप है, अश्विन, आयुष्मान। ठीक है, अब इसी में
अगर मैं इसी सर्किट में ये बनाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक R1 है और इधर मान लिया R2 है। अब बताओ इसमें कोई जंक्शन है? वही थम्स अप से बता दो। इसमें हमारे पास जंक्शन है। जंक्शन दो जगह आएंगे, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो जंक्शन है और केसीएल जो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें कि केसीएल जो है किरचॉफ का करंट लो, वो हम लगाते हैं जंक्शन पे। एंड जब हम इसको जंक्शन पे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जंक्शन पे, तो मैंने यहाँ पे माना वोल्टेज मेरे पास है और करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है हमारे पास आई। ये आई मैंने खुद माना क्योंकि करंट मुझे नहीं पता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको खुद से मान लूंगा कि मेरे पास अगर एक वोल्टेज है, याद रखना मेरे पास यहाँ पे मुझे सिंगल वोल्टेज दिख रही है और हर एक वोल्टेज कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस करती है, ये मान के रखो। अगर कोई वोल्टेज है, वोल्टेज इज लाइक अ सोर्स, क्योंकि वोल्टेज की वजह से ही करंट हमारे पास आ रहा है, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और पोटेंशियल डिफरेंस होती है तो करंट फ्लो करता है। जैसे एक वाटर बोतल हमारे पास है, नॉर्मली अगर आपने वाटर बोतल को वर्टिकल भी रख दिया तो ऐसा नहीं कि फ्लो कर जाएगा हमारे पास, बट उसको हल्का सा ऊपर नीचे अगर करोगे तो फ्लो करने का वाटर की टेंडेंसी हमारे पास ज्यादा रहेगी। तो एक सिंगल वोल्टेज अगर मेरे पास है तो सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स के लिए मैंने माना कि मेरे पास एक करंट प्रोड्यूस हुआ आई। अब ये आई जंक्शन के यहां पर आने के बाद ये स्प्लिट होगा, डिवाइड होना ही होना है। और स्प्लिट अगर होगा तो आप आंख बंद करके इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दो कि I1 और I2 मेरे पास स्प्लिट हो गया। यानी कि मैं अगर पॉइंट ए पर हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं पॉइंट ए पर हूं, एट पॉइंट ए, तो मैं पॉइंट ए पर खड़े होकर ये बोल सकता हूं कि कितना करंट इसके अंदर एंटर किया, आई एंटर कर रहा है, और कितना करंट बाहर निकल रहा है, I1 + I2। तो मेरे पास होगा I1 + I2 यहाँ पे। मेरा लिखने का तरीका एक ही रहेगा। यहाँ पे लिखने का तरीका जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अगर तुम्हारी लिखी हुई इक्वेशन अगर चेक करनी है तो मुझे लगेगा टाइम। अगर तुमने सबने अलग अलग इक्वेशंस बनाई, अब मैं इतना टाइम लगाता नहीं हूँ, तो मुझे चाहिए कि जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसा ही इक्वेशंस क्या है फॉर्म करो, सो डैट कि मुझे पता रहे कि जो मेरे दिमाग में चला है वही तुम्हारे दिमाग में चला और उसको मैंने जल्दी चेक कर लिया। ठीक है, तो अभी किसी ने ये पहले कहीं से पढ़ रखा है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ उससे काफी जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और 100% सॉल्व होगा। अगर नहीं होगा, आपने किसी से पढ़ के अगर वहां से जल्दी सॉल्व हो रहा है तो मुझे बता दो कि वहां से वो वाला पढ़ के जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये जो आई है, हमने इसको माना कि आई करंट एंटर किया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास एग्जिट वाला है जो उस पॉइंट से एग्जिट कर रहा था। जनरल कन्वेंशन यही कहती है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड पे एंटर रखो, राइट साइड पे एग्जिट रखो। करने को मैं इधर उधर भी कर सकता हूँ, बट एक कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे तो हम बहुत ही तेज चलेंगे, फास्ट चलेंगे। और चेकिंग भी मेरे पास क्या होगी, आसान रहेगी। अगर आप इक्वेशंस बनाते हो, कभी बार आपका आंसर नहीं आएगा तो मैं उसको चेक भी कर सकता हूँ इजीली। अदरवाइज चेकिंग बहुत मुश्किल होती है इसकी, मतलब तुम खुद भी देखोगे कि बहुत बड़ी इक्वेशंस अगर हो जाएगी तो चेक करना बहुत मुश्किल है। फिर मेरे पास आता है बी पॉइंट। अगर ये बी पॉइंट पे भी सेम ऐसे ही आएगा कि I1 करंट एंटर किया, I2 करंट एंटर किया, और आई जो है हमारे पास बाहर निकल गया, बिकॉज अगर बैटरी से आई करंट बाहर जा रहा है तो इस बैटरी से आई करंट अंदर भी आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर इस बैटरी ने आई करंट रिलीज किया तो आई करंट इस बैटरी के अंदर भी आएगा वापस। तो अगर मैं पॉइंट बी पे पहुंचता हूं, एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर मेरे पास हो जाएगा करंट एंटर कर रहा है I1 और I2, और बाहर निकल रहा है आई। Sir, हाँ बोलो। when I1 goes through R1, won't it change into something else or will the current remain same? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? व्हेन आई When वन गोज, I1 exits from R1, it will still हाँ remain I1 same. हाँ, इट विल रिमेन सेम। सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना हमारे पास। R1 की वजह से वो करंट अलग आएगा, बट सेम रहेगा। R1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर वो सीरीज में है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। So if I1's 3 ampere, it will still remain 3 amperes. हाँ, 3 एम्पेयर्स रहेगा। रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। इट विल बी स्लो डाउन और हमारे पास फास्ट हो जाएगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे माने कि मेरे पास ये I1 + I2 है, ये यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, और ये जो है हमारे पास ये क्या करा, बाहर निकला, तो इसको हमने मान लिया कि मेरे पास क्या है, ये आई एग्जिट। ठीक है, अभी लिखने का तरीका पता लगा। बाकी जो वैरायटी मेरे पास आएगी उसको तो मैं बता दूंगा। किधर भी जंक्शंस आइडेंटिफाई हो गए सबको कि करंट अगर स्प्लिट होगा तो जंक्शन हमारे पास आएंगे, थम्स अप दे दो भाई। और फिर लिखना कैसे है कि I1 I2,
और अल्टीमेटली अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसा हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली किया, जिसमें हम कहते हैं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे हर चीज लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी पड़ेगी। और अगर मैं हर चीज लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा आई माइनस ऑफ आई वन माइनस ऑफ आई टू इज इक्वल टू जीरो। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट मुझे पता है कि ये इक्वेशन इस तरीके से लिखना बहुत ही मुश्किल रहता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे लिखना आपके लिए ही मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से ना लिख के हम ऊपर वाले तरीके से लिखेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वहां से तुम्हें कुछ एक आइडिया लगेगा कि अच्छा अप्लाई कैसे करना है। ये तो मैंने बताया, वो जब सुनते हो तब तो आसान ही लगता है। तो चलो पहले एक तो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबको चैट पे आंसर करना है, चैट मैं कर देता हूँ, होस्ट एंड को होस्ट को ही आप कर सकते हैं, तो सबको चैट में लिखना है सो डैट कि मुझे पता रहे कि हाँ आप एक्टिव तो हैं थोड़ा बहुत। तो चैट डिसेबल। चैट डिसेबल कहाँ है? होस्ट को भेज सकते हो, होस्ट और को होस्ट को तो भेज ही सकते हो। किसने कहा चैट चैट डिसेबल आ रही है? Yes, sir. Sir, charge. है तो सही, कहाँ आ रही है डिसेबल है? डिसेबल तो नहीं है, आप दूसरे को नहीं भेज सकते, प्राइवेट भेज सकते हो मुझे, ठीक हो गया। मिन को नहीं भेज सकते हो। मतलब आप पूरे की पूरी क्लास को नहीं भेज सकते हो, होस्ट और को होस्ट को भेज सकते हो, तो मुझे भेज सकते हो। तो यहाँ पे अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे पास किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास है एट अ जंक्शन। जंक्शन जहाँ पे करंट हमारे पास स्प्लिट होते हैं, तो इसमें कंजर्वेशन हमारे पास रहता है चार्ज का। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने यहाँ पर सारी वैरायटी लिखवाई है क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखे हैं, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जगह पर आपको लिख देगा करंट। तो हम करंट को भी मान लेंगे कि सही हमारे पास है, ठीक है, बट अगर दोनों आ जाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि स्पेसिफिक हमारे पास चार्ज है, चार्ज का कंजर्वेशन है। और दोनों आने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों आते हैं तो मतलब पीछे से कुछ गड़बड़ है। बट फिर भी आप प्रायोरिटी जो दोगे वो चार्ज को दोगे। ये है सेकंड। इसको थोड़ा सा समझना, डायरेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर राइट से मतलब दूसरी तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव है। या फिर एक सिंपल सा मान के चलो, जितना करंट हमारे पास एंटर कर रहा है उतना ही करंट हमारे पास एग्जिट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सोच समझ के इसको आंसर करने की कोशिश करो। अभी जो बताया है चाहे गलत हो जाए पर इसे करने की कोशिश करो। जंक्शन कितने हैं यहाँ पर, पहले उस जंक्शन पर पहुंच जाओ। तो जंक्शन आपको सिर्फ एक ही दे रखा है, और बोला भी क्वेश्चन में वही है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास जंक्शन ए पर। तो आप इस पॉइंट पर हो, तो इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा दो करंट एंटर कर रहे हैं, एक करंट बाहर निकल रहा है। अब ये जो दूसरा करंट है इसमें या तो ये अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। दो ऑप्शन हमारे पास है, अब कौन सा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से सोचो। चैट में लिखो जल्दी सभी लोग। आहाना, अश्विन एंड आयुष्मान, तुम्हारी चैट नहीं आई है, पहले वाले क्वेश्चन की भी नहीं आई थी। सर डिसेबल्ड दिखा डिसेबल्ड नहीं है तुम, इन दोनों ने तो भेज दी, युवांश और नव्या ने। नव्या बताओ कैसे भेजी तुमने? डिसेबल दिखाया था तो फिर वहां पर आपका नाम सर्च करने का ऑप्शन था, तो मैंने देख लिया, फिर क्लिक कर दिया तो हो गया। देखो ऊपर एक बार वहाँ इसमें पर एक्सप्लोर। एक न्यू चैट करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, फिर वहां से मनोज कुमार पे क्लिक कर दो। कैसा है? That is disabled। ऊपर से आपको आएगा। Sir, I think the option I think is not in the options. अरे है ना, मैंने देखा भी, सी। उस पे जाओ। The correct answer I think is not in the options. है, What I think at least. अच्छा ऑप्शन की बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मीटिंग पहले चैट वाला देख लो। चैट वाले में अगर आप जाओगे तो चैट में जाओगे तो डिसेबल आपको दिखा रहा है, बट ऊपर आपको ऐसे ड्रॉप डाउन होगा पहला आइकन के साइड में मीटिंग चैट पे,
तो उस पे मेरा नाम अगर सर्च करोगे तो उस पे लिख पाओगे, या मैं ही भेजूं? नहीं है सर, चैट डिसेबल ही हो रखी है। अरे है ना, उसको ढंग से देखो, उसमें ड्रॉप डाउन हो रहा है, मैंने देखा ना अभी। मैंने इसको फिर ऐसे पार्टिसिपेंट एंटर करके देखा ना, यहाँ पे तुम जाओ, इस पे बेल आइकन वहां पर होगा, बेल आइकन को दबाओ। बेल आइकन का मतलब साइड में एक वो ड्रॉप डाउन है। नव्या ने लिखा तो आंसर आ तो रहा है। आयुष्मान तुम्हारा क्यों नहीं आया? देखो आयुष्मान, यहाँ पर देखो कैसे इसको करना है, सॉल्व कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मतलब मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले So आप I अगर think it ए will पर be, I think it will be 3A from B to A, but the answer is not there, that option. चेक कर लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे दिखेगा कि मुझे क्या देखना है कि आई एंटर कितना करंट एंटर किया, और उतना ही करंट मेरे पास आई एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, हम इस तरीके से रखेंगे। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। मुझे दिखा कि 4+5 यहाँ पे है, तो मैंने लिख दिया 9 एम्पेयर है, तो यहाँ पे आ गया। एग्जिट जो कर रहा है वो 6 एग्जिट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक और है करंट जो एक्स है। ठीक है, एग्जिट करने वाला एक्स होगा, क्योंकि वैल्यू मेरे पास ये वाली ज्यादा आई है, ये वाली कम है। तो आपके पास इसका मतलब कि करंट जो जाना चाहिए वो एग्जिट करना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? तो ये करंट एग्जिट करेगा तो ए से बी की तरफ ही जाएगा, और फिर तुम इसको इधर ले आओ तो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, 9 - 6, और ये 3 हो जाएगा। तो 3 एम्पेयर हमारे पास करंट आया, और ये एग्जिट कर रहा है, यानी कि ए से बी की तरफ हमारे पास जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Oh, okay. I understand now. अश्विन, तुम्हें समझ में आया ये? यस सर, आ गई। युवांश, तुमने नहीं भेजा इसका आंसर? मेरे से हुआ नहीं था, डायरेक्शन वाला नहीं समझ आया था। अभी हो गया? यस सर। उस पॉइंट पे जब खड़े हो तो देखो कि हमारे पास कौन सा एंटर कर रहा है, कौन सा एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ये वाला कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट इजी है। ऑप्शन से कर दो, चाहे कैसे कर दो, चाहे एक को कर लो, दो को कर लो, तीन को कर लो, बट आंसर सही आना चाहिए। अश्विन, तुम्हें मिल गया चैट कैसे करनी है? नहीं सर, नहीं होंगी। आयुष्मान को भी मिल गया। आयुष्मान बताओ तुम्हें कैसे मिली चैट? So I just click the chat button हाँ, अश्विन सुनते रहो ये, फिर आफ्टर दैट। and I just typed C and enter. That's it. तो तुम्हारे में डिसेबल नहीं दिखा रहा था? No, sir. अरे चलो ओपन कर दो। तो पार्टिसिपेंट्स में जाके आपके नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी चैट खुल जाएगी सीधा। लो, अभी अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा है। अब तो सबके पास आ रहा होगा ना, अब तो अनेबल कर दी। अभी तो आ रहा होगा अश्विन। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो अभी तुम कर दो। इसको हिला कौन रहा है? इसको मत छेड़ो। हाँ ना, बताओ जल्दी, आंसर बताओ। हाँ ना, क्लास में हो? Yes, sir. बताओ फिर। इतना छोड़ना है 1 मिनट? 1 मिनट तो मतलब 1 मिनट से ज्यादा तो लगना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। ये ए तुमने इसका लिखा है?
ना इसका लिखा है ये। Yes. So, चलो पे नव्या, समझ में आया कुछ? हम्म। तो बताओ फिर क्या आंसर है। I1 माइनस में दे रखा है, तो आपको जो एरो दिखा रखा है उसको उल्टा कर दो भाई। क्यों उसको माइनस में लेके चले, टेंशन इतनी क्यों ले। ये जो मुझे दे रखा है मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, इस साइड मान लेता हूँ। तो मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगा, तो ये पास 0.3 एम्पेयर हो गया। ठीक है। I4 जो दे रखा है वो हमारे पास 0.8 एम्पेयर है, इधर ही फ्लो कर रहा है। तो 0.8 एम्पेयर मैंने लिया, इसको मैंने पॉजिटिव लिया तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मैंने डायरेक्शन को चेंज किया है। ठीक है, इसको 0.8 लिया। I5 जो है, I5 0.4 एम्पेयर। I2, I3, I6 बाकी सब निकालने हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट पर कितना करंट एंटर किया है? अरे एस वाले पॉइंट पर कितना करंट एंटर किया Sir, है? 0.8A, 0.8। और निकल कितना गया यहाँ से? 0.4A plus I3. और बचा बचा हुआ एक और है। हाँ, तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। Sir, does I6 count as well? I6 तो I5 के बराबर ही होगा ना। ये दोबारा से इसी लूप में आ गया। सीरीज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये? Yes, sir. तो ये सीरीज में तो करंट चेंज नहीं होता, यानी कि I6 की वैल्यू कितनी है? 0.4। और इसकी भी वैल्यू कितनी है? 0.4। तो 0.4 आ गया, तो ये तो सी तो वैसे ही दिख गया मुझे। फिर चलो आगे देखो, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। अब अब मुझे आई टू दिखा, क्या दिखा? I3 निकाला था ना। I3 और I6 निकाला था, 1 मिनट हुआ। क्या निकाला है? I2 पहले है, I6 बाद में है। I3 है, I3। ये I3 है। I3 0.4 है। तो I3 0.4 है, I2 नहीं निकाला अभी, ये पेंडिंग है। ठीक है। सो 0.4 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो बी ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। मतलब जो हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो मैच कर रही है। अब इसके बाद एक और चीज देखो, मुझे I2 अगर निकालना है तो I2 कैसे निकालेंगे? I2 के लिए मुझे 0.8 यहां से गया और 0.3 एम्पेयर यहाँ पे जा रहा है। और ये वाला पॉइंट है। अब आप देखो, क्या आर वाले जंक्शन पर, अगर मैं इस जंक्शन पर खड़ा हूं तो मेरे पास दो करंट तो बाहर निकल रहे हैं ना। एक 0.8 और 0.3, दोनों करंट बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ एक ही करंट एंटर कर रहा है, यानी कि ये Sir, दोनों के सम के बराबर होगा। हाँ बोलो। sir, I think I1 is entering I4. I1 को क्वेश्चन में देखो माइनस साइन लिखा है, इसलिए मैंने उसका साइन चेंज कर दिया ऊपर, और मैंने इसलिए प्लस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा है इधर प्लस, बाकी और क्या आगे Oh, so प्लस नहीं minus लिखा। means going in opposite direction. हाँ, Okay. तो मैंने इसको चेंज किया, तो ये I2 जो है मेरा, I2 विल बी द सम ऑफ I4 एंड I1। तो 0.8 0.3 मेरे पास ये भी आ जाएगा 1.1 एम्पेयर। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस किस को ये समझ में आ गया सेकंड ऑप्शन कैसे आ रहा है? अरे समझ में आया? यस सर। नव्या, युवांश, आना, युष्मान एंड अश्विन, जल्दी बोलो। यस। फैन ऑन करो। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। V1, V2, R1, R2, R। मुझे बताओ कि इसमें कितनी वोल्टेजेस है? दो। दो।
ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो दे रखी है कि वैल्यूज हमारे पास, मतलब क्या कहते हैं, दो वोल्टेज मेरे पास है, तो अगर मुझे सर्किट में करंट प्रोवाइडेड नहीं है और मुझे खुद से करंट को चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जितनी वोल्टेज आपको दिख रही है, ये मान के रखो कि कोई भी अगर वोल्टेज हमारे पास है तो उससे करंट जरूर निकलेगा। तो अब मैं खुद से एज्यूम करूंगा कि मेरे पास अगर ये V1 वोल्टेज थी, तो V1 वोल्टेज से एक करंट बाहर निकल रहा है और उसको मैंने मान लिया कि करंट मेरे पास है I1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बाकी जो चीजें अप्लाई करनी है वो बाद में देखेंगे, पर मेरे पास एक वोल्टेज है, तो एक वोल्टेज से मैंने मान लिया कि करंट बाहर निकल रहा है। कहां से निकलेगा? पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलेगा, नेगेटिव एंड पे हमारे पास जाएगा। बट हो सकता है कि आपके पास ये करंट नेगेटिव आ जाए, होगा बाद में। बट हम पहले इमेजिन जो करेंगे या क्या कहते हैं, लेट एज्यूम करेंगे, हम यही एज्यूम करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव साइड से निकल रहा है और नेगेटिव में हमारे पास अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इस वाले पॉजिटिव एंड से बाहर निकला, इसको मैंने माना I1। इतनी बातें सबको क्लियर है तो थम्स अप कर दो, जल्दी जल्दी थम्स अप करते रहे करो। मैं फिर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट किया तो वो डाउट भी क्रिएट कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी वोल्टेज मेरे पास है, तो दूसरी वोल्टेज से फिर मेरे पास दोबारा से मैंने एज्यूम कर लिया कि एक और करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है, उसको मैंने मान लिया I2 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। I2 यहाँ पर है, जब तक कि कोई जंक्शन बीच में नहीं आएगा तब तक करंट सेम रहता है, ये मान के चलो। जब तक कोई जंक्शन बीच में ना आ जाए तब तक करंट 100% हमारे पास सेम रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जंक्शन आ जाए बट उसके बाद भी सेम आ जाएगा, बट वो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को हम बाद में हैंडल करेंगे। बट अगर जंक्शन नहीं आया तो सेम है। तो I1 और I2 मेरे पास दोनों आ रहे हैं, दोनों इस पॉइंट पर एंटर कर रहे हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास अब जाएंगे कहाँ, एक ही पाथ बचा है, तो दोनों यहां से निकल जाएंगे। इसको मैं मानूंगा कि ये मेरे पास I3 है। तो आपको अगर इस ए वाले पॉइंट पर, एट ए, अगर आप KCL लगाएं तो एट पॉइंट ए पर आपके पास बनेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। कितने लोग समझे यार कि दोनों करंट हमारे पास जुड़े और I3 से हमारे पास आ गया। फिर I3 यहां से जब जा रहा है तो I3 फिर दोबारा से जितना करंट आपने बैटरी से निकाला था उतना करंट वापस 100% उस बैटरी के अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने निकाला था करंट I1 और आ गया I2 उसके अंदर। I1 निकला था, अगर हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया कि I1 निकला तो I1 वापस आना चाहिए, तो I1 वापस आ गया। अच्छा, इधर जो जाएगा I2 निकला था तो I2 वापस जाना चाहिए, तो I2 वापस आ गया। तो इस वाले पॉइंट पर फिर से आप लगाओगे, इसको बी पॉइंट मान लो, तो एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी आपको दिखेगा कि जो I3 है, एंटर जो कर रहा है करंट, वो मेरे पास एग्जिट वाले के बराबर है, यानी कि I1 प्लस I2 के बराबर है। ये दोनों मेरे पास रहेंगे, दोनों जगह सेम है, बस मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ। अभी जब हम फ्लो में चलेंगे तो मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा। पर ये समझ में आया तो बताओ। अरे थम्स अप तुम्हें बोला है वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो कुछ भी काम कर लेते हैं। ये एक सर्किट है, इसमें आपको करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट्स बनाने हैं आपको कि करंट्स क्या क्या रहेंगे, और जो भी करंट चलेंगे वेरिएबल्स आपको लेके चलने हैं, हर ब्रांच में करंट आपको फ्लो करवाना है। अप्लाई करना है KCL टू इंश्योर एवरी ब्रांच हैव सम करंट और फॉलो कर रहा हो KCL। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो पहले मैं करवाता हूँ फिर आपको करना है, तुम्हें मौका मिलेगा। पर पूरा फोकस अभी यहाँ पे रखोगे कि कैसे यहाँ पे करंट चलाना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेरे पास बैटरी कितनी है। मैं
फिर से कह रहा हूँ कि स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, रैंडम चीजें मुझे नहीं चाहिए कि आप रैंडमली सोच रहे हो, बिकॉज रैंडमली सोचोगे बाद में उसको सही करना बहुत मुश्किल है। पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको ऐप पे आज एक्सेस मिल जाएगा, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा एक्सेस। तो पूरे की पूरी जितनी पहले की भी क्लासेस रिकॉर्डेड है वो सारी की सारी मुझे खाली करनी पड़ेगी, बिकॉज इस पे हमारे स्पेस भर गया है। तो वो सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपकी ऐप पे मिल जाएगी, तो वहां से आप पूरे के पूरे को देख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इस वाली चीज को देखो, कैसे चलाना है, प्रोसेस सोचना कैसे है। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि वोल्टेज कितनी है। तो मुझे देखा कि इस पूरे सर्किट में वोल्टेज है कितनी, एक ही है। इतनी सब लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तुरंत तुरंत थम्स अप देते रहेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच में बोलना नहीं चाहते हो तो बीच में बोलो मत, बट थम्स अप जरूर दे सकते हो कि हाँ इतना पता लग गया। I1 मेरे पास है, I1 से मतलब क्या कहते हैं, वोल्टेज मेरे पास अगर निकली है तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक करंट निकल रहा है, इसको मैंने I मान लिया। मैं I1 ले सकता, I2 ले सकता, I3 ले सकता हूँ, बट मैंने इसको मान लिया कि मेन करंट I है। करंट जितना निकला उतना करंट मेरे पास वापस आना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए मैंने दूसरी तरफ से भी I बना दिया। करने का तरीका है ये, जितना करंट निकाला उतना करंट वापस से बना दिया कि वापस आना चाहिए इतना। अगर नहीं आया तो डेट मीन्स कि मैंने कहीं ना कहीं बीच में गलत चलाया होगा करंट। इस वाले पॉइंट पर आता हूँ, एक करंट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, तो कोई बिना सोचे समझे मैंने बोला कि I1 इधर चला गया होगा, I2 इधर चला गया होगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। फिर I1 देखा, I1 यहाँ तक जाएगा, बी पर फिर से मेरे पास स्प्लिटिंग होगी, मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास दोबारा से फिर से करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इधर मैंने मान लिया कि मेरे पास I3 करंट गया, इधर मैंने मान लिया कि मेरे पास I4 गया। इधर जो मेरे पास करंट आएगा, अब मुझे इस वाले पॉइंट पर चलाने के लिए मुझे कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि I2 और I4 जुड़ के मेरे पास ये बना देंगे I2 प्लस I4। और इस वाले पॉइंट पर मेरे पास जो करंट आएगा, यानी कि जो I आएगा, वो हो जाना चाहिए I2 प्लस I4 प्लस I3। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास I आया, तो I क्या सही में ये था, बट मुझे इस साइड से, दूसरी साइड से अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे तो यहां से दिख रहा है कि I मेरे पास I1 प्लस I2 था। तो अब ऐसा क्या हुआ, कौन सा स्प्लिट हुआ, I1। ये जो I1 है ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था, जो किस किस के बराबर था, I3 प्लस I4 के बराबर था। तो यानी कि जो मैंने किया है, स्प्लिटिंग करी है, वो सही है। इतनी बात समझ गए हो? बस नब्बे और युवांश को समझ में आएगा, बाकी सब क्या कर रहे हैं। आयुष्मान, अश्विन, क्या हुआ? यस सर कर। ठीक है, एक और तरीका। अब मैं दोबारा से फिर से करंट चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब दोबारा से कैसे और चला सकते हैं। तो मेरे पास फिर से एक बैटरी है, मुझे देखा कि एक ही बैटरी मेरे पास है, तो एक करंट चल रहा है, तो इसको मैंने माना कि मेरे पास ये I करंट है, ये I1 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुमने सोचा कि I1 मान लेते हैं, पहला वेरिएबल ले रहे हैं, और I1 करंट यहां से चला दिया, कोई बात नहीं। अब तुमने कहा कि एक और तुम्हें पार्ट दिखा, एक और पार्ट तुमने कह दिया कि एक को I2 चला दिया, बट तुमने अब कहा कि अब मैं तीसरा वेरिएबल क्यों लूं। पूरे में से, मतलब ये I1 करंट में से I2 करंट आगे चला गया, इसका मतलब कि इस वाले पाथ पर करंट जा रहा होगा I1 माइनस ऑफ I2। ये वाला बताओ, ये फुल करंट था, फुल करंट में से सम पार्ट यहां पे चला गया, कुछ पार्ट यहां चला गया। अब जो लेफ्ट ओवर बचा है, वो लेफ्ट ओवर ये है। तो कुछ पार्ट, मतलब मेरे पास फुल करंट I1 था, मैंने I1 यहां से चलाया, कुछ पार्ट मेरे पास निकल गया, सम पार्ट I2 मैंने मान लिया कि आगे निकल गया। जो लेफ्ट ओवर पार्ट था, लेफ्ट ओवर क्या होगा, फुल में से आपने जो सम पार्ट है उसको माइनस कर दिया, तो I1 माइनस I2 गया, तो आपके पास ये आ गया। फिर आप दोबारा से यहाँ पे आए, बट आपको दिखा कि अब क्या करें, तो इधर आपने चला दिया I3, एक और नया करंट चलाना था। तो आपके पास यहाँ पे करंट आएगा I2 माइनस ऑफ I3। क्या बात समझ रहे हो? आयुष्मान, अश्विन, आना, भाई Yes, देखते रहो sir. जल्दी जल्दी। मैं इसे बहुत ही बेसिक्स पे लेके चल रहा हूँ, ऐसा कि अगर दोबारा भी बाद में मेरे, मतलब मैं जब नहीं रहूंगा तब तुम इसे देखोगे तो तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड मेन पार्ट वही है कि जब, नहीं तो थोड़ी थोड़ी हिंट देके क्वेश्चन सॉल्व करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हो जाएगा। बट ये काम तुम्हें खुद से असाइनमेंट सॉल्व करना है कि आज 1.5 घंटे की क्लास लेके मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा, उसके बाद असाइनमेंट तुम पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो I2 माइनस I3 मेरे पास रहा, I3 यहां से आ रहा है। अब दोबारा इस वाले पॉइंट पर मुझे अब कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों ही आके ऐड होंगे,
तो ये जब आपके पास ऐड होंगे तो मुझे यहाँ पे बता दो क्या करंट फ्लो करेगा। नव्या बताना कौन सा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। सर I1 माइनस I2 प्लस I2 माइनस टोटल बता दो, प्लस माइनस छोड़ो, एक फाइनल फाइनल बताओ, फाइनल कितना चलेगा। I1 माइनस I3। ठीक है, I1 माइनस I3 यहाँ पे चला, और फिर इस वाले पॉइंट के बाद ये दोबारा से क्या I1 आ रहा है, क्योंकि I3 यहाँ पे एंटर कर रहा है, क्या दोबारा से I1 आ गया। यस सर। तो यानी कि हमने जो करंट यहाँ पे चलाया वो बिल्कुल सही है। I1 चलाया, I1 वापस आ गया, तो आपका करंट सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो थम्स अप दे दो। अरे फास्ट फास्ट। ये मैं ही बना देता हूँ वो सर्किट। इसमें चला दो करंट, सब लोग। एक बार चलाओ, और फिर बताओ कि करंट इसमें चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो। हर एक ब्रांच में करंट आना चाहिए। तो ब्रांच कितनी है इसमें, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितनी ब्रांच है। ब्रांच होती है जहां पे हमारे पास करंट स्प्लिट ना हो। तो एक ब्रांच मेरे पास है ए बी फर्स्ट, ठीक है। एक ब्रांच मेरे पास है ए सी सेकेंड। एक ब्रांच मेरे पास है यहाँ पे ए डी थर्ड, इसमें करंट चाहिए। एक ब्रांच हमारे पास है ये बी सी फोर्थ। एक ब्रांच हमारे पास है ये फिफ्थ, और एक ब्रांच हमारे पास है। तो सब में करंट की रिक्वायरमेंट है छह। ये छह ब्रांचेस मेरे पास है, ठीक है, सभी में करंट की रिक्वायरमेंट है। मैंने ये हटा दिए। ब्रांचेस मैंने बता दी कि ब्रांचेस का मतलब क्या होता है। चलाना स्टार्ट कर दो। एंड मुझे व्हाट्सएप कर दो, या आप यहाँ पे भी भेज सकते हो, इसमें जूम पे। बट जूम पे नहीं, तुम व्हाट्सएप भेज, व्हाट्सएप पे जल्दी चेक कर।
अरे बोलो किसी से हुआ या नहीं हुआ? कौन कौन ऐसा है जिससे चेंज किया। चल ही Sir, चल ही I'm नहीं रहा doing है? right now. कहाँ भेजा? सर एक बार आप करा दो। नव्या तुम ट्राई करो, तुमने सारे क्वेश्चंस मतलब समझ में आ गए हैं तुम्हें, और समझ में आ गए तो हो जाएगा अभी तुम इसे। मैं तो करवाऊंगा ही इसे, मैं तो मल्टीपल तरीके से करवा दूंगा, तुम इसे खुद से तो एक बार ट्राई करो। सर ये दूसरी वाली वोल्टेज दिक्कत दे रही है। कोई बात नहीं, उसमें जितनी वोल्टेज तुम्हारे पास हो उतने करंट चला दो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। उसके बाद सेट करती रहो, वेरिएबल्स चेंज करती रहो। मैं तो ये मतलब इसमें तुम सबके चेक करने के लिए मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो तुम कोशिश तो करो। Sir, Yes. if we have this over here, I1 for example, then if we go here, will it be divided into two equal parts? एक मिनट रुको। ठीक है, युवांश तुम्हारा सही है। हाँ, क्या दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो आयुष्मान? If the current goes from here, will it be divided into two equal parts over here? Will it be different? यस। Two अगर equal. नहीं, टू इक्वल क्यों होगा? इक्वल हमारे पास, देखो अभी हम वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि सिमिलैरिटी की वजह से इक्वल हो भी सकता है। बट अभी जब हम इसको रैंडम लेके चल रहे हैं तो तुमसे अलग ही मान के चलोगे कि अलग अलग हमारे पास चल रहा है, ठीक है? तो देर विल बी टू डिफरेंट करंट, सिंपल वे में बोलूं तो। आना तुम्हारा हुआ ये? सर कर रहे हो। म्यूट पे जाओ, कोई अनम्यूट हुआ है। ये मार्कर कौन चला रहा है? अश्विन, Yes, sir. बोलो। Sir. देखो मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मैं इतनी वेट नहीं करता, मुझे एक लो और बताना है। सो मेरे पास पहली बैटरी दिख रही है यहाँ पे, मैंने मैं इसको मान लिया कि मेरे पास एक करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, इसको मैंने मान लिया I1, या आई मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ तक ये सबको बात समझ में आई। और अगर ये आई है तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक करंट स्प्लिट होगा आई, और जितना करंट बच जाएगा वो यहाँ पे फ्लो होगा, तो मैंने इसको मान लिया ये मेरे पास है I-I1। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम? No, sir. मैंने एक बैटरी से स्टार्ट किया, एक बैटरी का जितना काम हो सकता था उतना काम कर दिया। कितने मेरे पास, कितनी ब्रांचेस कवर हो गई है? टोटल ब्रांचेस कितनी थी? 6 थी। कितनी ब्रांचेस अभी मैंने कवर कर ली, बताओ? 90। कितनी ब्रांचेस कवर कर ली मैंने? 2 सही से देखो। 3। 3 कवर हो गई, यानी 50% काम मेरा खत्म हो गया। हम्म। तो करना स्टार्ट करोगे तो 50% वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब फिर थोड़ा सा लॉजिकल रखना है, ठीक है, कुछ गलती ना हो उसके लिए। तो ये मेथड 1 है, मैं अभी बहुत सारे मेथड से तुम्हें करवा सकता हूँ, मतलब देर आर डिफरेंट वेज कि हमें सिर्फ करंट ही तो चलाना है। तो अब दूसरी बैटरी जो मेरे पास है, इसमें मैंने आई करंट माना था I1। मेरे पास एक वेरिएबल, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक आई है एक I1 है, ठीक है, उसके अलावा अभी कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो मैंने एक काम और किया, इधर मैंने मान लिया कि मेरे पास दूसरी बैटरी थी, तो इससे I2 करंट फ्लो कर रहा है, I1 और I2 दोनों एंटर कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे करंट आ जाएगा I1 प्लस I2। कितने हो गए मेरे पास? कितनी ब्रांचेस मैंने अब कवर कर दिया है? 4 5। 5 हो गई कवर, एक रह गई बस, ठीक है। I1 प्लस I2 यहाँ पे अंदर जा रहा है, आई इधर बाहर निकल गया। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम करंट नीचे ले आओ या करंट ऊपर ले आओ। ठीक है, अब मुझे So एक चीज how और we पता है कि know कि only I went inside कहाँ पे, over here? क्योंकि आई करंट हमने बैटरी से निकाला था, तो आई ही वापस जाना चाहिए ना। So that's his law. यही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सबसे पहले Okay, चलना so कैसे
तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि I2 जाना चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी है कि I1 और I2 इधर जा रहा है, तुम इसको ऐसे भी चला सकते हो। तो इसको अगर ऐसे चलाओगे तो तुम्हारे पास क्या चलेगा, ये चलेगा I माइनस ऑफ I1, और I2 अगर इधर चला गया तो ये रहेगा माइनस ऑफ I2। और देखो फिर तुम इस वाले पॉइंट पे दोबारा से लगा के देखो क्या तुम्हारे पास I आ रहा है। कौन कौन से करंट सी पॉइंट पर एंटर कर रहे हैं, एट सी पर पहुंच जाओ। ऊपर से एक ऊपर से एक करंट आ रहा है, ठीक है, और ये करंट क्या है, I1 प्लस I2। और नीचे से देखो, नीचे से क्या करंट आ रहा है, नीचे से करंट आ रहा है हमारे पास I माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2। और यहां पर जब दोनों मिक्स होंगे तो क्या मेरे पास ये I नहीं आएगा, देख लो ऊपर वो कट गए हैं। तो अगर मेरे पास ये सारी सारी वैल्यू सही आ गई तो इसका मतलब है कि मैंने जो लॉ लॉ चलाया है, लूप चलाया है, वो सही है बिल्कुल। Sir, one more doubt. हम्म Oh, here there's only I and I1. Okay, but we are taking I2 out of this. How can we do that? There's no I2 over here. नहीं, वो तो करंट, तुम इसे वेरिएबल्स की टर्म्स पे देख रहे हो कि I1 और I2 कुछ अलग टर्म होगी हमारे पास कि एक्स वाई जेड कुछ है। I1 एंड I2 आर वैल्यूज। तो मेरे पास अगर 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर 2 एम्पेयर चला गया तो मेरे पास बचेगा कितना, 8 एम्पेयर ना। तो वो तो नंबर्स चलेंगे वहां पे। तो हम इसको वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो आयुष्मान, कि हम निकालेंगे कैसे उसमें से करंट। Yes, sir. सबको और बाकी सबको क्लियर हुआ कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी आप इसको कैसे भी चला सकते हो, करंट को कुछ भी लो, कहीं से भी लो, तुम्हारे पास लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकेंड लॉ पर, जो हमारे पास है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। करंट लॉ बहुत आसान होता है, करंट लॉ की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम भी सॉल्व करेंगे, इसके बिना आगे काम नहीं होगा। तो मैंने करंट लॉ पर इसलिए थोड़ा सा फोकस किया कि तुम उसको सही से अप्लाई कर पाओ। बाकी जब असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और अंदाजा होगा कि करंट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। बट सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको करंट लॉ सही से लगाना आता हो, कि आपको सारी ब्रांचेज जितनी भी दे रखी है उसमें आपको पता हो कि भाई करंट चल कितना रहा है एक्चुअली। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉज हमारे पास थे, और सेकंड लॉ हमारे पास जो है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ इसे कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में लिखना होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कि बाय अप्लाइंग केवीएल, बाय अप्लाइंग केसीएल। तो ये आदत अपनी थोड़ी सी बना लेना। एमसीक्यू में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम सीधा आंसर लगाएंगे। और इसको कहते हैं लूप लॉ। लूप लॉ का मतलब ये होता है हमारे पास कि कहीं ना कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कहीं ना कोई कहीं एंडिंग पॉइंट होगा, तब हम इस किरचॉफ लॉ को लगा सकते हैं। ठीक है, ये कहता क्या है, ये सिंपली ये बोलता है कि आपके पास कोई भी आप लूप ले लो, एक ऐसा क्लोज लूप, और उस क्लोज लूप में जो वोल्टेज का सम होगा आपके पास वो जीरो होगा। इन एनी लूप हमारे पास जो वोल्टेज का सम होगा वो आपके पास जीरो होगा। अब ये जो वोल्टेज का सम है मैं भी बताऊंगा सर्किट के अकॉर्डिंगली। मैं इसको लेके चलता हूं कि हमारे पास जितना वोल्टेज का कोई सोर्स है, मतलब हमने कोई वोल्टेज लगाई होगी, अप्लाई करी होगी, तो वो है वोल्टेज का सोर्स। और हमारी वजह से कहीं ना कहीं, मतलब सर्किट में जब तक लोड नहीं होगा तब तक वो वोल्टेज कहीं खर्च नहीं होगी। तो जितना सोर्स है वो कहीं ना कहीं लोड पे जाएगा। अब लोड आपको पता है कि पूरी की पूरी क्लास 12th में देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, पूरी क्लास 12th में 3 तरीके के लोड हमें पढ़ने हैं। एक रेजिस्टिव लोड, सिंबल ये है। दूसरा इंडक्टिव लोड, सिंबल ये है। तीसरा कैपेसिटिव लोड, सिंबल हमारे पास ये है RLC। ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो करता है, इसमें भी करंट फ्लो करता है, इसमें भी करंट फ्लो करता है। इसकी जो वोल्टेज हमारे पास रहती है इसके अक्रॉस, जिसको हम VR कह सकते हैं, तो ये हमारे पास होती है IR। ओम्स लॉ वाला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, V इज इक्वल टू IR। इसकी जो हमारे पास रहेगी अलग अलग चेंज होती रहती है, जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि इस पे जो वोल्टेज हमारे पास आती है रेजिस्टेंस पे, वो होती है सिंपली करंट का मल्टीप्लीकेशन और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो जितना करंट उस ब्रांच से फ्लो कर रहा है जहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको वो करंट ले लेना है, और जो वो रेजिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि लोड पे कितनी वोल्टेज आ रही है। क्या ये बात समझ में आई?
अरे बोलो। यस सर। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, पहले वाला जो लॉ था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर, कि हमारे पास कंजर्वेशन किसका हो रहा है, चार्ज का हो रहा है, मान रहे हैं कि चार्ज हमारा गायब नहीं हुआ। तो इसका भी कुछ बेसिस हमारे पास होगा। इसका बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप एक लूप में पूरा घूम लिए तो आपकी एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपने जितनी मतलब जितना सोर्स लगाया वो कहीं ना कहीं गायब हो गया जाके। जितना आपने सोर्स अप्लाई किया वो कहीं ना कहीं किसी लोड पे गया होगा, और वो लोड आपको पता होगा। जैसे कि मान लो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई है, आपके बिजली का बिल आया, तो आपने कहीं ना कहीं उसे कंज्यूम किया होगा। वो कंजप्शन कहीं भी हो सकती है, आपके एसी में, आपकी फैन में, लाइट में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, एंड इवन जो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो लॉस हो रही है हमारे पास, बट हमें पता है कि हाँ उस हीट की वजह से लॉस भी होती है। फिर कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है डिवाइसेस में, उन साउंड की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास लॉस हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गायब हो गई और हमें पता ही नहीं लग रहा कि एनर्जी गायब हुई है। ठीक है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती और कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोई मैटर में चेंज हो रही है। ये भी लॉ है जिसको हम डुअल नेचर में पढ़ेंगे, कि एनर्जी अगर गायब ही हो गई ऑल टुगेदर तो हमारे पास वो किसी ना किसी मैटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो अब तक पॉसिबल हो नहीं पाया है कि हम मैटर में इजिली चेंज कर सकें या वहां से हम इसको लेके आ सकें। हो जाती है चीजें, बट वो थ्योरेटिकली है। Sir, V source हाँ, equals to V. What is written here? वी सोर्स इज इक्वल टू वी लोड। लगाते कैसे Okay. बताऊंगा मैं भी। ये हमारे पास है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास है इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही इसका दो काम है। समझ गए। आगे बढ़े, अब लगाना कैसे है वो मैं बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे वी सोर्स वी लोड कहा, पहले इसको बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दो। आयुष्मान, अश्विन, भाई एक्टिव रहेगा और क्लास में। So I'm just writing right now, but otherwise it's done. राइटिंग तुम पार्ट बाद में कर लेना, मैं इसको ये मैंने व्हाइट बोर्ड तुम्हें दे दिया, अभी समझने पे फोकस करो। जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उसको करो। ऐसा रफ लेके चलो इसको। लिख तो बाद में लेना, मतलब थोड़ा सा 15 मिनट्स तुम इसको बाद में दे दोगे तो मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ऑनलाइन क्लास में काम जल्दी हो जाता है। ऑफलाइन में मतलब मैं तुम्हें लिखवाता, बोलता, कोई क्वेश्चन लिखवाता, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बस चिपका देता हूँ। और ये मैं इस पे स्क्रीन पे इसलिए ले रहा हूँ बैठ के लैपटॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन डायरेक्टली डाल सकता हूँ। बाकी उस पे क्या है कि पीपीटी अगर बनी हुई है, क्वेश्चन सेट है, तो फिर ठीक रहता है। अदरवाइज फिर वहां पे भी वैसे हो जाता है कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो। चलो अब आगे आते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। अब देखो, हम पहले भी ये काम करते थे, ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर हमारे पास कोई नया काम आ गया है। जैसे मैंने माना कि 4 ओम मेरे पास है, ये 2 ओम मेरे पास है, और इसको मैंने एक बैटरी के साथ लगा दिया, और ये बैटरी हमारे पास है 12 वोल्ट की। ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूं कि आप आइडेंटिफाई करो कि करंट कितना यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तुमसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि फाइंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो कितने लोग कर पाएंगे ये क्वेश्चन को? बता दो। नव्या, यस सर। बताओ। Yes, I might be able to do it. So I know the answer. Can I type in नव्या chat? हो पाएगा? सर नहीं, टू अभी थोड़ा होल्ड करो। कितना आएगा? 2 एम्पेयर। ठीक है, आयुष्मान यही बोल रहे थे तुम? Yes, sir. तो ये हमारे पास आएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, अब सबने कुछ ना कुछ काम किया है, बट हम इसको किरचॉफ लॉ की तरह अकॉर्डिंगली कैसे करेंगे, और वहां पे भी हम यही करते थे, क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। बट किरचॉफ लॉ क्या 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 आता है हमें? किरचॉफ लॉ कहता है कि आपको जितनी वोल्टेज आपके सोर्स में है उतनी ही वोल्टेज आपके लोड में होनी चाहिए। वी सोर्स इज इक्वल टू वी लोड। दिस इज द वे मैं कैसे इक्वेशंस को बनाऊंगा। कि अब ध्यान से पूरा फोकस यहीं पे रखना है। तो इस पूरे लूप में अगर मुझे कभी भी कोई काउंटिंग अगर करनी है, तो काउंटिंग का ना एक सीक्वेंस होता है। जैसे एक रैंडमली अगर मैंने मान लिया कि आप एक क्लास में हो,
पार्टिसिपेंट्स व्यू। इसमें आ नहीं रहा है, पर हमारे पास पूरा एक क्लासरूम का सेटअप क्रिएट हो जाता है। इसमें ऑप्शन है, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा दोबारा से, मैंने यूज नहीं किया काफी दिनों से, तो पता नहीं कहाँ पे होगा। बट मान लो कि आप अभी कॉलेज में जाओगे, ठीक है, दिस इज द लास्ट ईयर जो आपको स्कूल में निकालना है, और उसके बाद आपको नए लोग ही मिलेंगे जनरली, तो ठीक है, बहुत ही रेयर रहता है कि आपकी क्लास का या आपके कोई कोचिंग सेंटर का कोई बच्चा चला जाए, बट वो एक या दो ही मिलेगा आपको, ठीक है, और उनके साथ थोड़ी सी ज्यादा बॉन्डिंग बन जाती है क्योंकि आपको पहले से जानते हैं। बट फिर भी अगर मान लेते हैं कि एक क्लास में आप एंटर किए और वहां पे क्या है, बहुत नए नए लोग हैं, और आपको एक टास्क दे दिया गया कॉलेज के फर्स्ट क्लास में, ठीक है, रैगिंग वगैरह अभी बंद हो गई है, बट कई जगह होती है अभी भी हल्की हल्की रैगिंग, और रैगिंग अगर होती है तो करवा लिया करो, मतलब मना मत किया करो। तो हमारे पास यहाँ पे ये रह गया, इस तरीके से एक पूरी क्लास है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। आपको कोई बोल दे कि रैंडमली आप कैलकुलेट करो, आप बीच में से कहीं से खड़े हुए और आपको बोले कि आप है ना कैलकुलेट करो कि कितने बच्चे क्लास में हैं। आपको नहीं पता, आप फर्स्ट डे है क्लास में, आपको नहीं पता कि कितने बच्चे आए हैं, बस आपको ये पता है कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीट्स रहती हैं, पर जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा क्लास में आए। तो एक तरीका इसमें क्या, कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप एक साइड से देखना स्टार्ट करो और वहां से फिर पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाते हुए कैलकुलेट करना स्टार्ट करो कि कितने बच्चे हमारे पास आए हैं, यही तो होगा। बट अगर आपने इसे रेंडमली स्टार्ट कर दिया, रेंडमली यानी कि एक बच्चा यहां से काउंट कर रहे हो, फिर एक बच्चा यहां से काउंट कर रहे हो, फिर एक बच्चा यहां से काउंट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आप भूल जाओगे किसी बच्चे को, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो, या कोई फॉर अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में आ रहे हो तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी कोई बच्चा रहेगा, तो आपको उसकी चाइनीज शक्ल देख के आपको पता नहीं लग रहा है कि ये पहले इसको कैलकुलेट मतलब काउंट किया भी था या नहीं काउंट किया था, ठीक है। तो हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि क्या हमारे पास काम चल रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं किसी सर्किट में चल रहा हूं और मुझे उस सर्किट के सारे एलिमेंट्स को लेना है, कितने उसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कितने इंडक्टर, कितने कैपेसिटर, कितनी वोल्टेज लगी हुई है, तो हम भी एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो अगर मुझे लूप में चलना है तो या तो मैं चलूंगा क्लॉकवाइज या तो चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मेरा बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज है कि मैं हमेशा क्लॉकवाइज सोचूंगा ताकि दिमाग में कोई टेंशन ना रहे कि चल कैसे रहे हैं। बाकी एंटी क्लॉकवाइज चलने पे भी काम रहेगा, बट एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि क्लॉकवाइज चल रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज चलना है। फिर क्वेश्चन में फिर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि प्लस की जगह पर माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा, बट उसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, क्या ये समझ में आया? यस सर। अगर मुझे सारे के सारे लोड्स को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ये बहुत ही सर्किट छोटा सा है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या सर बता रहे हैं, बट अभी जब हम आगे चलेंगे बड़े सर्किट में मैं तो इसको एक्सपेंड करता रहूंगा। तो मैं इसको ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा, क्लॉकवाइज चलते वक्त आप सारे एलिमेंट को देख लो, यहाँ पे कितने टोटल एलिमेंट कितने हैं, तीन एलिमेंट है। एक आपको वोल्टेज दिख रही होगी और दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, तो टोटल तीन है। इन तीन में से एक सोर्स है मेरे पास। सोर्स कितना है, 12 वोल्ट का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 वोल्ट, ठीक है। अब लोड पे हम आते हैं। लोड पे अब मुझे करंट नहीं पता कि करंट मेरे पास कितना था, तो करंट को मैंने मान लिया कि करंट मेरे पास आई है। तो पहला करंट यहां से मेरे पास जब फ्लो करेगा तो इस पर फ्लो करने के बाद इस पर एक लोड आएगा, यानी कि इस पे भी एक वोल्टेज मेरे पास आएगी V1। इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास रहेगा आई इंटू फोर, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो मैंने कहा कि आई करंट फ्लो कर रहा होगा, फोर आएगा। दूसरे पे क्या आएगा, आई और टू, तो मेरे पास ये टोटल बन जाएगा फिक्स आई इज इक्वल टू 12। तो आई जो करंट आपको निकाला था वो आपके पास होगा 12/6, और ये आपके पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। आपने इसको पहले टोटल रेजिस्टेंस के तरीके से निकाल लिया था, बट अभी हम यहाँ पे यूजिंग केवीएल मैंने यहाँ पे निकाला है। सेम काम जो आपने बचपन में किया था वो हम ट्वेल्थ क्लास में ऐसे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको हम बचपन वाली नॉलेज से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो उसमें तो हमें लगाना ही पड़ेगा। बट ये एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैंने ऐसा दिया था। क्या ये इतनी बातें सबको समझ में आई?
यस सर। नव्या, अश्विन, आयुष्मान, युवांश, आना। यस सर। यस। तो चलने का तरीका मैं फिक्स रखूंगा कि मेरा क्लॉकवाइज चलने का तरीका रहेगा, बट अब यहाँ पे एक चीज और है कि कुछ साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली किसी चीज को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन हमारे पास, इसको अप्लाई करने की साइन कन्वेंशन। अब ये जो साइन कन्वेंशन है, अब तुम में से ये बताओ कि किस किसने पहले पढ़ रखा है केवीएल और केसीएल। आयुष्मान, अश्विन, नव्या, युवांश। नहीं पढ़ा सर। मैंने पढ़ रखा है लेकिन मेरे को याद नहीं है, ये बहुत पहले हुआ था स्कूल में। युवांश, अश्विन, पढ़ रखा है ये? नो सर। आयुष्मान, तुमने? No, not really. अब जो ये पढ़ रहे हो, इसको ये आखिरी बार पढ़ लो, और इसके बाद जब अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसमें तुम कुछ और करते रहना, बट इसको समझना मत वहां पे। क्योंकि आपने वहां पे इसको समझने की कोशिश करी या आपने किसी और बुक को उठा के समझने की कोशिश करी तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आपके सारे क्वेश्चन होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और कोई टीचर नंबर भी नहीं काटेगा, इसकी भी गारंटी लेता हूँ। अब साइन कन्वेंशन हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, कोई तुमसे स्पेसिफिकली साइन कन्वेंशन पूछता नहीं है, हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है साइन कन्वेंशन। ये सिमिलर है साइन कन्वेंशन हमारे पास, जैसे क्लास 10th में हम पढ़ते थे साइन कन्वेंशन उसमें ऑप्टिक्स में। ठीक है, कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास क्या रहेगा, तो वो साइन कन्वेंशन तुमसे किसी ने पूछी नहीं होगी, बट न्यूमेरिकल्स में हमें लगानी पड़ती थी। तो ऐसा ही यहाँ पे साइन कन्वेंशन है जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है, मैं रीजन भी बता देता हूँ। हम जो इक्वेशंस बनाएंगे, मेरे बनाने का इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा तरीका है ताकि मैं बहुत ही जल्दी वेरीफाई कर पाऊं, और इवन तुम भी वेरीफाई सही से खुद से कर पाओ कि इक्वेशन सही भी बनी है गलत बनी है। कई बार आंसर्स मैच नहीं होते। कई बार ऐसे रहता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और सॉल्व भी करके आया, बट उसको फिर भी डाउट रहता है कि आंसर सही भी आया कि गलत आया। ठीक है, तो वी सोर्स इज इक्वल टू वी लोड हमारे पास, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। सिंपल सा रखना है, वी सोर्स इज इक्वल टू वी लोड, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो कुछ कन्वेंशन हमारे पास है जिसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहला है फॉर बैटरी, कि बैटरी के लिए हम क्या यूज करें। देखो, बैटरी का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड आपके पास होता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये वी मेरे पास था। अब हम चल कैसे रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। अगर ये बैटरी मेरे पास आई और मेरा चलने का मतलब, अभी मैंने बताया था कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम चल रहे हैं इस तरीके से, तो ये मेरी मेरी डायरेक्शन, माई डायरेक्शन। ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास ऐसे आ रही है, तो हम इस वोल्टेज को जो लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको माइनस ऑफ वी। क्यों माइनस ऑफ वी लिखा, ध्यान से देखना। हमने इस वोल्टेज में एंट्री कैसे करी थी, हमने इसमें एंट्री करी थी पॉजिटिव साइड से और निकले कहां से, नेगेटिव साइड से। अल्टीमेटली पूरा पूरी दुनिया आपको ऐसे याद रखती है जैसे आप निकलते हो। ठीक है, फाइनल आप आउटपुट क्या दे रहे हो उसके हिसाब से आपको याद रखते हैं। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आया, यहाँ पे नेगेटिव आया कि आप नेगेटिव साइड से निकले, तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस वी। क्या ये बात समझ रहे हो? और अगर ये इसी में, मैं अभी 3-4 एग्जांपल्स और बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डालो। इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रहा है हम उसके हिसाब से रख रहे हैं। या फिर आप इसको एक, मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बच्चों को बताता हूँ कि मान लो आप पॉजिटिव साइड को मान के चलो कि देर इज अ क्लीन वाटर, तो पॉजिटिव साइड क्लीन वाटर है, आप क्लीन वाटर की साइड से गए और यहां से अंदर एंटर करे। नेगेटिव साइड हमारे पास क्या है, डर्टी वाटर। आप डर्टी वाटर की साइड से निकल गए, तो आप निकलोगे किस साइड से, आप कैसे रहोगे, जिस साइड से निकले वैसे रहोगे। तो ये नेगेटिव भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ये सेम ऐसे ही होता मेरे पास, ये प्लस ये माइनस और वी मेरे पास रहता, बट हमारी जो डायरेक्शन है, मतलब हम जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ भी इसको देख रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ऐसे चल रही है। मैं इसमें चल रहा था क्लॉकवाइज, इसमें चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मेरी डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर मेरी डायरेक्शन ऐसे है तो मैं इसको लेके चलूंगा प्लस बी। ठीक है, अब पुराने वाला क्वेश्चन,
जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया था, एक बार इसमें देखो। हम जैसे चल रहे थे तो मैं पॉजिटिव साइड से निकला था या नेगेटिव साइड से निकला था? पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज चले तो हमारी जो बैटरी आई थी, बैटरी पॉजिटिव साइड से आई थी, तो मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा था। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? अब दोबारा इस पेज पे आ गए हैं। दोबारा से इसी पेज पे आ जाओ, इसका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो पेज नंबर 9 पे हम है। अरे बोलो। नव्या, युवांश, आहना, अश्विन, आयुष्मान। यस। भाई थम्सअप है, थम्सअप। 2 थम्सअप उसमें Yes, I दिखा सकते हो तुम understand. उसमें। ठीक है, तो बैटरी का फिक्स होना चाहिए हमारे पास कि कहां से हम निकल रहे हैं बैटरी में, तो उसके हिसाब से रहेगा। बैटरी के लिए ये कन्वेंशन हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, जो लोड है हमारे पास, तो अभी मैं इस चैप्टर की अगर बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली इसी चैप्टर की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस भी हमें इंक्लूड करना है, बिकॉज लोड जो हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस का खुद का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है हम उसके हिसाब से देखते हैं। मान लो कि इसका करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और हम चल रहे हैं ऐसे ही, जिस डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसकी जो वोल्टेज को कंसीडर करूंगा, मतलब हमें भी यहाँ पे भी तो लोड लेना है कि लोड कितना है हमारे पास, तो इसका जो लोड हमारे पास आएगा उस लोड को मैं लेके चलूंगा प्लस आई आर, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और इसके अंदर जो डायरेक्शन चल रही है रेजिस्टेंस के अंदर, वो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको लेके चलेंगे पॉजिटिव। और अगर ये अपोजिट रही, अगर ये हमारे पास अपोजिट रही तो हम इसको लेके चलेंगे माइनस। तो मेरे पास रहेगा वी लोड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई आर। बोलो, ये रूल समझ में आया? भाई कोई आपके हिसाब से चल रहा है, आपका दोस्त है, या तो ऐसे मान लो कोई जैसे ग्रुप होता है हमारे पास, तो हम बहुत सारी चीजें बात करते हैं कि ये खाएंगे आज, ये खाएंगे, अगर तुम जा रहे हो कहीं पे, तो तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात और जो तुम्हारे ग्रुप की बात है दोनों सेम है, तो वो पॉजिटिव। अगर वो अलग चल रहे हो तुम अलग चल रहे हो तो नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखनी है साइन कन्वेंशन के लिए, याद रहेगी। अरे बोल दो यस या नो, वो तो यस मतलब सर। थम्स अप तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो फिर बोलो उसको नहीं पता सर, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरे रूल्स हैं। अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल से मैंने यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं, हम इसी रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफी जल्दी, बहुत ही फास्ट। मतलब इससे फास्ट और कोई मतलब बता नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। और बाकी तुम जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, और इसके साथ साथ हम इसको चेक भी कर सकते हैं, रिवर्स चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो रूल्स क्या है हमारे पास, जो हमें रूल्स को फॉलो करना है, सबसे पहला है गोस इन अ लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम पहले सबसे पहले अगर कोई डायरेक्शन रेंडमली नहीं चलना है, मतलब हमारी पहले से डायरेक्शन फिक्स है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्वेश्चन अगर हमें बोल देगा कि डायरेक्शन दूसरी उल्टी रखनी है तो हम उल्टी रखेंगे, बाकी डिफॉल्ट डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रहेगी। बहुत बारी क्या होता है कि बच्चा जो एग्जाम में बैठा है वो कई बार सोचता है मैं क्लॉकवाइज चला लूं, फिर सोचता है एंटी क्लॉकवाइज चला लूं। आप एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे आंसर सही आ जाता है, बट कई बार क्या होती है साइन कन्वेंशन गलत लग जाती है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना, क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, एक लूप चलाओ, ताकि आंसर्स में वैरायटी ना आए, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट हम लेके चलेंगे क्लॉकवाइज, बिकॉज मुझे तुम्हारे स्टार्टिंग में आंसर चेक भी करना है, बाद में तो मैं कैसे भी चेक कर लूंगा, बट स्टार्टिंग में जब मेरे को सबके आंसर चेक करने हैं तो वो जल्दी जल्दी पता लगने चाहिए कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। सेकंड हमारे पास है कि डायरेक्शन ऑफ लीविंग, जो हमारे पास जहां से वोल्टेज बाहर निकले हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी साइन कन्वेंशन में बताया कि पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव साइड से बाहर निकलो तो नेगेटिव आएगा, ठीक है।
और लेफ्ट साइड हमने जो इक्वेशंस बनाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने वोल्टेज यहाँ पे रखी है कि कितनी सप्लाई हमने करी है वोल्टेज, और इस साइड हमने रखी है कि वोल्टेज पे लोड कितना हमारे पास था, वी सप्लाई वी सोर्स। इस तरीके से हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस की या लोड की हम बात करें तो गोइंग विद द फ्लो विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ये है फॉर रेजिस्टेंस। जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं बेसिकली उसी को मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में बना दिया कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि रेजिस्टेंस के साथ अगर आप चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर करंट जा रहा है उसमें अगर आप चल रहे हो तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर क्लास को मैं एंड कर दूंगा और आपको दे दूंगा मैं एक असाइनमेंट जो आपको खुद से सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसी को अप्लाई करेंगे। ये क्लास रिकॉर्डेड है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस क्लास को रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना, बिकॉज इसके बिना फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हम अप्लाई कैसे करेंगे इसको देखो कि स्टेप्स हमारे पास कैसे होने चाहिए इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली चीज हमारे पास जो हमें चेक करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास करंट नहीं है तो हम करंट खुद से चलाएंगे। जो मैंने अभी सिखाया तुम्हें कि हमें क्या करना है, अप्लाई करना है केवीएल केसीएल। सबसे पहले आपको केसीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करना है स्टार्टिंग में, और ये देखना है कि इंश्योर करना है कि हमारे पास करंट हर एक ब्रांच में हमारे पास करंट आ जाए। तो ये जो काम है ये हमारे पास पहला दो कि इफ करंट इज नॉट गिवन तो हमें करंट एज्यूम करना है हर एक बैटरी से कि कुछ ना कुछ करंट हमारे पास निकल रहा होगा, और उसके साथ साथ आपको किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करते हुए चलना है और ये इंश्योर करना है कि हर एक ब्रांच में करंट आपने कुछ ना कुछ एज्यूम कर लिया, I1 I2 I3 इस तरीके से वेरिएबल्स आपने एज्यूम कर लिए। पहले दो पार्ट में क्या सब कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा? हम सब So the loop always has to be in clockwise direction. मैंने बोला कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कुछ भी लेंगे, तभी मैंने डिफॉल्ट लिखा है। समटाइम्स क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा कि आपको लूप इसी तरीके से लेना है तो उस तरीके से लेंगे, फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और अगर नहीं दे रखा तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में कि क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले, बिकॉज अगर रैंडम पे आप छोड़ देते हो तो आप मतलब फिर एग्जाम में सोचते हो, तो एग्जाम में क्यों सोचना है, आपको डायरेक्टली करना है ना। तो क्लॉकवाइज हमारा डिफॉल्ट है, क्वेश्चन दिखेगा क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट कर दोगे, फिर टाइम नहीं लगाना, वेट नहीं करना है क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट 2 पॉइंट्स भाई सबको क्लियर है तो थम्स अप जल्दी जल्दी दे दो ना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है अब आते हैं थर्ड पे जो हमें काम करना है। नव्या, आयुष्मान, अश्विन, क्लास में हो तुम? अब सब कैमरा ऑन कर लो हाँ अपने, सर। यस सर। सब अपने कैमरा ऑन कर लो। फिर आते हैं इस पर है हमें कि अब इक्वेशंस लिखनी है, राइट इक्वेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो आपने जितने वेरिएबल्स करंट के ले लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि करंट के वेरिएबल जितने हो सके उतने कम लिया करो, माइनस प्लस माइनस लेके काम चला लिया करो, बिकॉज अगर आपने ज्यादा वेरिएबल्स लिए तो आपको ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको उतने ही लूप में चलना पड़ेगा और करंट इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। और उसके बाद आप कोई मेथड यूज करके जो आपने क्लास 10th में सीखा है कि इक्वेशंस को या तो आप सब्स्टिट्यूट करो या तो उसको मैट्रिक्स से सॉल्व करो, ठीक है। मैट्रिक्स अगर सबने पढ़ लिया तो मैं एक मैट्रिक्स मेथड भी बताऊंगा जो काफी इजी होता है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मैट्रिक्स मेथड से हम काफी जल्दी निकाल सकते हैं, बट स्टार्टिंग में भी बच्चा पढ़ता नहीं है मैट्रिक्स, तो उसको इनिशियली ना लेके बाद में फाइनल राउंड में लेके चलते हैं। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ लोगे तो उस तरीके से मैं बता दूंगा, बट वो हम बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें नॉर्मल वे से जो क्लास 10th में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे कि इक्वेशंस बनानी कैसे है। बहुत ही सिंपल वे, एक लूप मैं बना के दिखाऊंगा, बाकी दो लूप आपको बनाने हैं, और हम क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी। एक मिनट, ठीक है। ये सर्किट हमारे पास है, अब ध्यान से देखो, इधर पूरा फोकस इधर ही। आयुष्मान देखो, अब अगर मेरे पास ये सर्किट है, हाँ इधर इधर अगर सर्किट मेरे पास है, इसमें तीन लूप बन सकते हैं। पहला लूप ऊपर की तरफ है, ये वाला L1। अब इसमें क्वेश्चन में ही हमें दिखा रखा है कि एरो ऐसे चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है आयुष्मान? एंटी क्लॉकवाइज। सोच के बोला करो यार।
So घड़ी देखो this part घड़ी। is going anti-clockwise. नहीं, मैंने जहाँ पे L1 लिखा है वो वाला मैं बोल रहा हूँ ना, लूप Okay, 1। that is going clockwise. Yeah. क्या सबको समझ में आ रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है लूप 1? लूप का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मेरे पास सेम हो, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले वाले का लेता हूँ, मैं पहले वाले का लिखवा रहा हूँ, आपको दूसरे का लिखना है, तो मैंने लूप 1 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे लूप में देखो कि कितनी वोल्टेज आपके पास है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, वोल्टेज देखनी है कि वोल्टेज आपने सप्लाई कितनी करी है और वोल्टेज लोड कितना है। बस ये दो काम है। करंट तो आपको मिल गया, यहाँ पे I1 I2 सब कुछ लिखे हुए हैं। सर्किट को देखा कैसे जाता है कि आपको देखना है कि करंट दे रखे हैं नहीं दे रखे। करंट गिवन है क्वेश्चन में, उनकी डायरेक्शन भी गिवन है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं पहले स्टेप की। इधर आ जाओ पीछे। इक्वेशंस कैसे बनेगी, सबसे पहले करंट आपको पता होना चाहिए हर एक ब्रांच में, तो ये दो स्टेप आपको गिवन है। आपको तीसरा काम करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करने वाला काम करना है। बट कई बार ऐसा होगा कि आपको दो स्टेप गिवन नहीं होंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में दो स्टेप करके दे रखे हैं, तो अच्छी बात है। अब लूप 1 पे मैं आया, तो लूप 1 पे आने के बाद मुझे क्या करना है, कितनी वोल्टेज हमने सप्लाई करी और कितनी लोड साइड पे मेरे पास आ रही है वोल्टेज, मुझे ये लेके चलना है। तो सप्लाई वोल्टेज है कितनी, इस पूरे लूप में मुझे सिर्फ एक ही वोल्टेज दिख रही है, और ये वोल्टेज ये वाली है। और तुम चल कैसे रहे हो इसको देखो, तुम चल रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं आयुष्मान? So then you should take it as positive. पॉजिटिव। तो ये मेरे पास ऐसे चल रहा है, तो मैं इसको लेके चलूंगा +45। अच्छा, अब आ जाते हैं लोड साइड पे। मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशंस बन चुकी है, एलएचएस पूरी की पूरी फॉर्म होगी। एलएचएस के लिए मुझे अपना दिमाग और नहीं लगाना, लूप में एक ही वोल्टेज थी, खत्म, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही फास्ट रहेगा, चेक करने के लिए भी बहुत सही रहेगा। तो मेरा लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया। साइन कन्वेंशन आपको देखनी है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आपका आउटपुट कैसा है, आप बाहर कैसे निकले वोल्टेज से। तो वोल्टेज क्लॉकवाइज चल रहा था, तो पॉजिटिव से निकले। अब आते हैं दूसरी तरफ। अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं, तो मुझे दिख रहा है यार ये तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। एक 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 40 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई थ्री यहां से फ्लो कर रहा है, और I3 ही मेरे पास आगे से फ्लो कर रहा है। क्या ये बात समझे? तो Yes. पहले इसी को ले लेते हैं, तो पहले लेते हैं I3 1, फिर मेरे पास एक और I3 40, फिर यहां से निकले। फिर ये मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है, देख लो। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चला रेजिस्टेंस का, तो उसको पॉजिटिव ले लिया। अब ऊपर की तरफ आओ, ऊपर की तरफ आपके पास एक और रेजिस्टेंस है ये, इसमें से I1 करंट फ्लो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा I1, और ये आएगा 30। कितना सर्किट एलिमेंट थे, 1 2 3 4, चार आपके पास है, चार के चार यहाँ पे ले लिए। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 45, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 41 I3 +30 I1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। कितने लोग ये समझ में आ गया है? नव्या, यस सर। समझ में आ गया तुम्हें ये? यस सर। कैमरा ऑन कर लो तुम अपना। ओके सर, एक मिनट। अब ये अगर समझ में आ गया तो लूप 2 बता दो। लूप 2 में चलना है, तुम्हें बताओ नव्या ये। लूप 2 में नेगेटिव होगा। नहीं, लूप 2 हमारे पास ऐसे चल रहा है, ये ना क्वेश्चन में तो ऐसे दे रखा है ना, पूरा का पूरा लूप चलेगा, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा। ये लूप 2 है, सोच के बोलना नव्या। चलो बताओ, सेम वही हमारा रूल वही रहेगा, वी सप्लाई इज इक्वल टू वी लोड। मैं भी लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा भी नहीं, मतलब बाद में तुम्हें भी नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में ही रखना है कि वी लोड इज इक्वल टू वी सप्लाई है। पहले ये बताओ, सप्लाई कितनी वोल्टेज तुम्हें दिख रही है इस लूप में? 45। एक दिख रही है, दो दिख रही है, तीन दिख रही है? पहले नंबर तो डिसाइड करो। 41। बाकी लोग बताओ कितनी दिख रही है? तो दो वोल्टेज नहीं दिख रही नव्या तुम्हें यहाँ पे? नीचे वाले में क्यों जाएंगे? लूप बस कैसे का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब क्या होता है? ये होता है ना, ये है ना लूप। लूप तो सर्कल होता है ना, कि सर्कल में चल रहे हैं। जैसे पार्क में तुमने एक साइड से स्टार्ट किया, दूसरी साइड पे खत्म कर दिया, मतलब वो दोबारा से वहीं पे पहुंच जाओगे ना। तो एक ऊपर चल रहा था हमारे पास, ऊपर हमने ऐसे चला था, अब यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें यहाँ पे दो दो बैटरीज नहीं दिख रही? हाँ ओके।
एक ही और एक ही है। अश्विन तुम्हें दिखी थी बैटरी दो? यस सर, लिखी थी। आयुष्मान? Yes, sir. तो तुम बताओ आयुष्मान अभी तो बैटरीज को क्या लूं मैं फिर? दो बैटरीज हैं, क्या लिखूं सप्लाई? एलएचएस साइड? So both of them will be positive. बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव। सही बोल रहा है ये? अश्विन सही बोल रहा है? यस सर, सही बोल। ठीक है। अब आओ, दोनों पॉजिटिव हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट वाले पे आओ, लोड वाले पे। लोड वाले पे क्या होगा? ऊपर वाले से स्टार्ट कर दो। करंट मेरे पास चल रहा है इस तरीके से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 41 I3। मैंने ऊपर वाले को दोनों को ऐड कर दिया एक साइड, इसको और इसको ऐड करके लिख दिया I3। दोबारा नीचे की तरफ आओ, I2 इधर चल रहा है, आप इधर भी चल रहे हैं और इधर भी चल रहे हैं, तो ये मेरे पास आएगा 21 I2। क्या बात समझ में आई? यस सर। दोनों को जोड़ दिया मैंने, वन वन और इसको जोड़ दिया, क्योंकि सीरीज में थे तो सीरीज में ऐड हो जाते हैं ना, दोनों सेम ही चल रहे थे। भाई सीरीज सीरीज वाले को ऐड कर दिया। आप इसको अलग अलग करते तब भी ऐड हो जाता, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि तीनों की लिखो, फिर इसके बाद बस ये लास्ट है, और ये तीनों लिख के फिर तुम्हारी छुट्टी है क्लास की। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर दूं? यार रुको, रब नहीं करते, एक और ले लेते हैं। आपको चलाना है एक लूप 3 में, और वही मुझे चेक करना है कि आपको चलाना आया कि नहीं आया। डायग्राम सही दिख रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? आयुष्मान, छोटा हुआ है? Yes, sir. यस। This दिखना is दिख तो रहा होगा ना? so this are ये you talking about this? नहीं, मैं इसका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, नीचे वाला डायग्राम लूप 3 में चलाना है, Yeah. लूप 3। लूप 3 की इक्वेशन बना दो और मुझे व्हाट्सएप कर दो सब लोग। बस ये आपका Okay. लास्ट क्वेश्चन है। So does the loop 3 include the inside portion as well? नहीं, पूरा बाहर बाहर से चल रहा है। सर लूप 2 में जो वी सप्लाई है उसमें 45 माइनस नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखो वो पॉजिटिव साइड से तो निकल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो फिर देखो, नेगेटिव साइड से तुम एंटर किए और पॉजिटिव साइड से बाहर निकल रहे हो, नहीं निकल रहे? बट फिर ऐसे तो जो 80 वाला है उसमें हम पॉजिटिव से निकल रहे हैं और नेगेटिव में जा रहे हैं। किस वाले में? 80 वोल्ट वाले में जो नीचे है बैटरी, हाँ। उसमें हम पॉजिटिव से निकल रहे हैं एंड नेगेटिव में जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, एंट्री कहाँ से हुई और एग्जिट कहाँ से हुई वो देखो ना। तुम्हारे पास लूप ऐसे चल रहा है, ग्रीन वाला, हम इस तरीके से चल रहे हैं। तो अब तुम इसमें एंट्री कैसे करोगे? तुम्हारी एंट्री कैसे हुई? नेगेटिव साइड से, और तुम निकले कहाँ से? पॉजिटिव साइड से, तो पॉजिटिव लिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो तुम्हारी एंट्री कैसी हुई? नेगेटिव साइड पे, और निकले कहाँ से? पॉजिटिव साइड पे। ओके ठीक है। सर। बाकी और किसी को उसमें टेंशन? लूप 3 चला दो, लूप 3 जल्दी जल्दी भेज दो मेरे पास ना। सब भेजती हूँ। देखो, नहीं, आज वाला तो है नहीं ना तुम्हारा? सही है, वोल्टेज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा करो। सही है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता राइट और लेफ्ट लिखने में, बट एक कन्वेंशन रहती है हमारे पास, मतलब देखने में थोड़ा सही लगता है। ठीक है आना, सही है तुम्हारा, छोड़ सकते हो तुम सेशन। वही बाकी लोग जल्दी जल्दी भेजो। नव्या, हाँ। भेज दो जल्दी।
अरे जल्दी बोलो यार, भेजो जल्दी। लूप 3 में हमें ये जो बीच वाला भी लेना है। नहीं बीच वाला नहीं, बार बार से चल रहा है तो जहां जहां से चलेगा वहां वहां से, जहां जहां उसने कदम रखे हैं लूप ने वहीं वहीं। नहीं बन रहा क्या? युवांश, नव्या, सिंपल रूल लगाओ, वी सोर्स वी सप्लाई इज इक्वल टू वी लोड। कुछ तो करो। नव्या क्लास में हो? हाँ सर। तो बताओ इसमें वी सप्लाई इज इक्वल टू वी लोड है, कितनी वोल्टेज लगी हुई है इसमें? नहीं क्या सर 80 प्लस आएगा माइनस में आएगा? प्लस। सही से देखो, तुम सही से नहीं देखो। युवांश उस पे व्हाट्सएप पे भेजो, ऐसे चेक कैसे करोगे? नव्या, वोल्टेज की जो हम डायरेक्शंस को देखते हैं उसमें मेन रोल रहता है कि हमारे पास हम निकले कहाँ से हैं। ठीक है, जो तुम्हारी डायरेक्शन है लूप की डायरेक्शन, मतलब तुम्हारी डायरेक्शन का मतलब है लूप की डायरेक्शन कैसे चल रही है। तो तुम अगर नेगेटिव साइड से निकलोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइड से निकलोगे तो पॉजिटिव, सिंपल रूल है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, करंट के अपोजिट में चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो तुम अब देखो तुम्हारा लूप कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। आंक हाँ। तो अब तुम एंटर करी पॉजिटिव से, बट बाहर कहाँ पे निकल रही हो तुम, नेगेटिव से। यस। तो क्या आएगा, -80। ठीक है, अब लोड लिखना है तुम्हें। अब तुम देखो कि लोड मतलब रेजिस्टेंस कितने तुम्हारे पास है। तो एक लोड तो ये है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो मेरे पास होगा 30 I1। सेम डायरेक्शन में देखो, जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रही हो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा है। यस। बट इसके बाद नीचे की तरफ आओ, तुम चल रही हो ऐसे, ठीक है, हम चल रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और करंट चल रहा है इस वाले नीचे वाले वायर में इस तरफ। तो ये अपोजिट है, अपोजिट है तो माइनस में आएगा। अच्छा, दोनों ये सीरीज में है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आएगा 21। मतलब तुम दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरे पास होगा -I2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? अब तो मैंने पूरा करवा ही दिया। युवांश, यही है तुम्हारा? नहीं सर। गलत है तुम्हारा, प्लस माइनस तुमने गलत लिया है। करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना हमारे पास। बाकी अश्विन, आयुष्मान, देखो समझ में आया ये? Yes, sir. Yes. So I got the आप same thing, but how do we find I1 and I2 from this? Meena. I1 एंड I2 कैसे फाइंड होगा? अब हमें ये तीन इक्वेशंस मिली है, 1 2 3, तीन वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स, किसी एक को रिप्लेस करो दूसरे में, दूसरे को रिप्लेस करो तीसरे में, सॉल्व करो। जैसे XYZ हम निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे I1 I2 I3 है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं जिनको I1 I2 I3 में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, मतलब यूज टू नहीं रहते ना इस वेरिएबल्स के। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि XYZ ले लो, बट प्रैक्टिस ये करनी है कि हम I1 I2 I3 से ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब मैं एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट तुम्हें सॉल्व करना, ट्राई करना है। नहीं होता तो उसे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कल ही है। और आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो इसमें समझाया है इसी को यूज करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो काफी जल्दी जल्दी नेक्स्ट वाली क्लास काफी जल्दी चलेगी। इसको मैंने बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं वो ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, बस अभी यहीं तक रखते हैं।